हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इनमें कवर करेंगे 100 एमसीक्यू टेस्ट को। और यह जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी का ऑफिशियल पेपर के तरह आपको टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपके 100 सवालों में से कितने सवाल, यानी इस टेस्ट में कितने सवाल सही हुए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपके 100 में से जो है 65 सवाल अगर सही होते हैं तो आपकी जो पेपर 2 झारखंड सचिवालय पेपर 2 की तैयारी है वो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको टेस्ट के अंत तक बने रहना है और आपको जो है 65 से 70 के बीच में मार्क लाना है। और आपका जो एग्जाम पे फ्रेंड्स इसी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। और यह जो सवाल है पूरी तरह से ऑफिशियल पेपर पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा आज के इस क्लास का पहला सवाल है कि हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अबहट के नाम से अभिहित किया है। इस अबहट के उद्भव का सही क्रम क्या है? यानी जो फ्रेंड्स अबहट भाषा का जो विकास हुआ है तो किस से हुआ है, इसका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट। सबसे पहले संस्कृत भाषा आया, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश और इसके बाद है अबहट। तो आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? फ्रेंड्स, आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा और आप आंसर को सोच लीजिएगा, उसके बाद जवाब आप दीजिएगा। तो कीर्तिलता की जो भाषा है तो वह क्या है? तो अबहट है। कीर्तिलता की भाषा जो है अबहट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा जो है किससे कहा गया है? तो डिंगल को जो है भाट भाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ विद्यापति से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के संबंध में सही तथ्यों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो आपको कोड दिया गया ना फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर ना कोड वाले सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि आपको कोड वाला सवाल को भी ध्यान पे रखना है। तो हमारा चलिए 5वां सवाल है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। इसके बाद है हमारा बी पे कह रहा है कि संविधान 21वें संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सी में है संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। चौथा है भारत के संविधान के भाग 4, 5 और 17 में राजभाषा संबंधी अध्याय है। ई में कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 210 के 1 में कहा गया है राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स कोड दिया गया, आपको एग्जाम पर इस तरह के कोड देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और ई। ए, बी और ई जो है सही है, यानी 3 आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। तो ए, बी और ई को ध्यान रखना है। ए पर कहा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। जब 8वीं अनुसूची में जो है 14 प्रारंभ में 14 भारतीय भाषाएं थी। इसके बाद बी हो गया, तो संविधान के 21वें संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और सिंधु को कब शामिल किया गया है, सिंधी भाषा को? तो 21वें संशोधन 1967 में किया गया है। और ई पे हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 210 में कहा गया है राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसलिए ए, बी और ई सही हो गया। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक है फ्रेंड्स चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र? तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, बिहार, झारखंड ये सभी जो है हिंदी भाषी राज्य है। जबकि महाराष्ट्र जो है हिंदी भाषी राज्य नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र पर जो है फ्रेंड्स मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र पर जो है मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाओं को। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? धात्री, दोलिका, द्विवेदी या दिवाली? तो कौन सा जो एक शब्द है जो
जो कि तद्भव है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा दिवाली। दिवाली जो है तद्भव है, जबकि धात्री, दोलिका और द्विवेदी ये सभी क्या है, तो तत्सम शब्द है। दिवाली क्या है, तो तद्भव है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, महात्मा, फकीर, लकड़ी या लोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फकीर। फकीर जो है यह एक विदेशी शब्द है, फकीर विदेशी शब्द है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संरचनावाद के अनुसार साहित्य के निर्माण में जो नियम काम करते हैं वह क्या है। संरचनावाद के अनुसार साहित्य के निर्माण में जो नियम काम करते हैं वह क्या है, व्याख्या, चिन्ह संहिता, पाठ, क्रिया व्यापार संहिता, भाषिक संहिता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आप फ्रेंड्स ये भी कोड वाला है, यानी आपको 2 या 3 मतलब 2 से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, और एग्जाम पर सेम टू सेम आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे कोड वाले संबंधित। तो ये 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी। तो फ्रेंड्स जो ए, बी और डी पर क्या है देख लेते हैं, ए, बी और इसके बाद है हमारा डी। तो संरचनावाद के अनुसार साहित्य के निर्माण में तो जो नियम काम करते तो वह पहला हो गया व्याख्या, इसके बाद है चिन्हित संहिता और क्रिया व्यापार संहिता। ए, बी, डी आपको याद रखना है कि संरचनावाद के अनुसार साहित्य के निर्माण में जो नियम काम करते हैं तो व्याख्या काम करते हैं, चिन्ह संहिता काम करते हैं और क्रिया व्यापार संहिता काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्योक्ति अलंकार। इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इन पंक्ति में अलंकार की बात करें तो अन्योक्ति अलंकार हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत जो है क्या आता है, वर्ण, छंद, रस या अभिधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिधा। अभिधा जो है यह शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है। काव्य का गुण कौन नहीं है, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण या छंद गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छंद। छंद जो है फ्रेंड्स यह काव्य का गुण नहीं है, जबकि प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण ये सभी काव्य के गुण है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है, कहे जु पावै कौन, विद्या धन उद्यम बिना, जो पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। ये जो पंक्ति जो इसमें जो छंद है तो पंक्तियों का इसमें जो है किस प्रकार का छंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोरठा। ये जो पंक्तियां हैं यह सोरठा छंद है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें विभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें विभाव कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है। प्लेटो की जो है कौन सी रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोरी पोइथिकेस। पोरी पोइथिकेस जो है प्लेटो की रचना नहीं है, जबकि ईयन, रिपब्लिक और पोलिथेइया ये सब क्या है, प्लेटो की रचना है। तो फ्रेंड्स बात करें तो पोरी पोइथिकेस ये किसकी रचना है, तो ये अरस्तु की रचना है। आपको ये पॉइंट भी याद रख लेना है कि ये जो है पोरी पोइथिकेस अरस्तु की रचना है, जबकि ईयन, रिपब्लिक, पोलिथेइया ये प्लेटो की रचना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। कवि क्षेमेंद्र जो है औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है। टी.एस. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। टी.एस. एलियट जो है काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर क्या स्थापित किया है, तो परंपरा और इतिहास बोध को, परंपरा और इतिहास बोध को जो है स्थापित किया है टी.एस. एलियट ने काव्य कवि व्यक्तित्व के स्थान पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो, संक्षेपण फ्रेंड्स ये आपको संक्षेपण भी पढ़ना है, तो संक्षेपण के लिए जरूरी बात क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा कि सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। संक्षेपण कैसा होना चाहिए, तो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से टिप्पण का एक प्रकार है। टिप्पण का एक प्रकार क्या है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। यानी टिप्पण का प्रकार है अनौपचारिक टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण और प्रशासनिक टिप्पण। ये सभी क्या है, टिप्पण के प्रकार हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है।
तो अमेंडमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स संशोधन करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अमेंडमेंट का जो अर्थ होता है संशोधन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल, सुबरोडिनेट जो है सुबॉर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? सुबॉर्डिनेट का जो है हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ। सुबॉर्डिनेट का अर्थ हो गया अधीनस्थ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है? वर्ड्सवर्थ अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ जो है काव्य का प्रतिपाद्य किसे माना है? तो जनसाधारण की जनजीवन और प्रकृति को, जनसाधारण की जनजीवन और प्रकृति को जो है वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या है? फ्रेंड्स यह जो जन्म वर्ष यानी आपको जन्म भी याद रखना है पाश्चात्य लोगों का, पाश्चात्य जो कवि हैं, तो ये पाश्चात्य कवि का यहाँ पर दे दिया है कि जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम ज्ञात करने बोला है। ये थोड़ा फ्रेंड्स हार्ड सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, और आपको एग्जाम पे फ्रेंड्स ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। और ये जो फ्रेंड्स आपका जो आज का क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपके जो 100 MCQ टेस्ट में कितने सवाल सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स अगर आपके 65 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी जो पेपर 2 की तैयारी है बहुत अच्छी है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सैमुअल टेलर कोलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और I.A. रिचर्ड्स। ये हो जाएंगे आपका पाश्चात्य विचार का सही अनुक्रम। सैमुअल टेलर पहले आ जाएगा, इस बाद मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और I.A. रिचर्ड्स हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, T.S. एलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो है T.S. एलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट सवाल है, नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं T.S. एलियट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा T.S. एलियट। नई समीक्षा के जन्मदाता T.S. एलियट माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आदेश पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? आदेश जो पत्र होता है वह किस प्रकार का पत्र होता है? तो व्यावसायिक पत्र। आदेश पत्र जो है एक प्रकार का व्यावसायिक पत्र होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लिखा गया पत्र किस प्रकार का जो है पत्र माना जाएगा? तो प्रार्थना पत्र माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना पत्र। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जो हम पत्र लिखेंगे तो उसे प्रार्थना पत्र कहेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति की भाषा क्या है? विद्यापति जो है कवि है, तो विद्यापति की भाषा क्या है? तो मैथिली है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति की भाषा जो है मैथिली है। नेक्स्ट सवाल है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का जो हठ योग है यह किस साहित्य से प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य धारा का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा संत काव्य धारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? कौन सी कृति है जो सूरदास की नहीं है? तो गंगा लहरी। गंगा लहरी जो है सूरदास की नहीं है, जबकि साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली ये तीनों के लेखक जो है सूरदास है। आपको याद रखना है, सूरदास ने लिखा है साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, इनके लेखक जो है सूरदास हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास का जो रचना है उनका सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, इसके बाद विनय पत्रिका। सबसे पहले जो है तुलसीदास गीतावली लिखे हैं, उसके बाद रामचरितमानस की रचना किया, इसके बाद दोहावली और इसके बाद अंत में विनय पत्रिका की रचना करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कविवर बिहारी लाल की कृति बिहारी सतसई है क्या है? यह मतलब कि इसकी जो बिहारी सतसई रचना है इस पर किस आधार पर रचना किया गया? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या नीति काव्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई जो है मुक्तक काव्य में रचा गया, यानी इनकी जो रचना है मुक्तक काव्य पे लिखा गया है। बिहारी लाल की कृति बिहारी सतसई है, मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रसखान के अनुसार सच्चे प्रेम के लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। प्रेम की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना, प्रेमी की प्रत्येक गतिविधि से प्रेम और किसी भी तरह प्रेमी का सानिध्य पाना, ये जो है रसखान के अनुसार सच्चे प्रेम के लक्षण है। नेक्स्ट हमारा, छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है? तो कवि भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है?
भरतेंदु हरिश्चंद्र जो है काव्यधारा को किस ओर मोड़ा है, तो स्वदेश प्रेम की ओर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेश प्रेम की ओर जोड़ा है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है, यह जो है मेल नहीं खाता है। जबकि ये तीनों, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स कि तीनों मेल खाता है कि खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण का विकास में इनका योगदान अन्यतम है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिय आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, यानी रचनाएँ हैं। इनकी प्राय सभी रचनाएँ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। किसकी, तो मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जूही की कली किसकी रचना है, जूही की कली जो है किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाय मृत्यु एक ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। सुमित्रा नंदन पंत ने उपरोक्त पंक्तियों को किस ओर संकेत करके लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ताजमहल, ताजमहल की ओर संकेत करके लिखा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, तो कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है, तो बेला, बेला जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, जबकि सांध्य गीत, निहार और निर्जा इनके लेखक महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी, ये जो है सही क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार से, कि सबसे पहले प्रकाशन प्रेम पथिक का हुआ, फिर आंसू का, फिर लहर का और उसके बाद कामायनी का प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है। रामधारी सिंह दिनकर जो है ने कुरुक्षेत्र रचना में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों को। रामधारी सिंह दिनकर जो कुरुक्षेत्र में भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का समस्या को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किरण तुम क्यों बिखरी हो, आज रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरजीत किंजल के समान उड़ाती हो परमाणु पराग। यह पंक्तियां जो है किसकी पंक्तियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञेय की कृति क्या है, तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार जो है सच्चिदानंद हीरानंद बासियान की रचना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी है। हिंदी का कौन सा कवि है जो मैथिली में जो है यात्री नाम से कविताएं लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन। नागार्जुन जो है यात्री नाम से कविताएं लिखा करते थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं, तो तीसरा तार सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है, कौन सी रचना है जो कवि धूमिल की रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूरी भूरी खाक धुलिए, धूमिल की रचना नहीं है। जबकि कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, एक कवि धूमिल की रचना है। और फ्रेंड्स कवि धूमिल की नाम जो है सुदामा पांडे भी है। कवि धूमिल को किस नाम से जानते हैं, असली नाम सुदामा पांडे है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोदान कब प्रकाशित हुआ है। गोदान का प्रकाशन जो है कब हुआ है, तो 1936 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राग दरबारी। राग दरबारी जो है रचना जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। और फ्रेंड्स बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी के लेखक कौन है, तो श्रीलाल शुक्ल हैं, ये भी आपको याद रखना है। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैला अंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्णिया। पूर्णिया अंचल से जो है मैला अंचल उपन्यास की कहानी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। मैला आंचल जो उपन्यास है इसमें कहाँ का चित्र को प्रस्तुत किया गया है, चित्रण को प्रस्तुत किया गया है, तो मेरीगंज का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा मेरीगंज। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस कवि ने फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किया था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, हरिकेश सुलभ, अविनाश चंद्र मिश्रा, जावेद अख्तर खां या श्रीकांत किशोर,
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हृषिकेश सुलभ। हृषिकेश सुलभ जो है यह फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतर किया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। उपयुक्त व्यंग्यात्मक कथन श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? यह जो है किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो रंगनाथ के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र गोदान का है? गोदान का पात्र कौन है? रूपा, सुनीता, रेखा या जालपा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूपा। रूपा जो है यह गोदान पात्र का पात्र है, गोदान का पात्र है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोदान के नायक की मौत कैसे होती है? तो बेहोशी से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा बेहोशी से गोदान के जो नायक है उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गोदान उपन्यास से संबंधित है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, B व C। तो प्रेमचंद जी का गोदान भारतीय समाज में ग्रामीण व्यवस्था के शहरी विस्थापन की तस्वीर को प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। सूदखोरी की समस्या को बताया गया है, यह भी कथन सही है। और महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त है, A, B, C तीनों कथन जो है सही है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो राग दरबारी उपन्यास में। राग दरबारी उपन्यास जिनके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं और इनका जो है चित्रण शिवपालगंज गांव का किया गया है। तो किस में? तो राग दरबारी उपन्यास पे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिल्ली में एक मौत कहानी के बारे में सही है? दिल्ली में जो एक मौत कहानी है इसका कौन सा कथन है जो सही है? तो यह एक सामाजिक सरोकार वाली कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि दिल्ली में एक मौत कहानी जो है यह एक सामाजिक सरोकार वाली कहानी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीलम देश की राजकन्या किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? नीलम देश की राजकन्या जो है यह जो है कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1933 ईस्वी में। नीलम देश की राजकन्या कहानी का जो प्रकाशन हुआ है 1933 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रिफायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। उपरोक्त कथन किस कहानी से जो है लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठाकुर का कुआं। यह कहानी जो है ठाकुर का कुआं कहानी से लिया गया है यह पंक्ति। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अभिशप्त कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्म। अभिशप्त कहानी का जो मुख्य विषय है तो कर्म है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी है यह शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अभिशप्त कहानी में ज्वाला किस जाति से संबंध रखता था? अभिशप्त जो कहानी है तो इसमें एक कैरेक्टर था ज्वाला, तो ज्वाला जो है यह किस जाति से संबंध रखता था? तो अहिर जाति से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा अहिर जाति। ज्वाला जो है अहिर जाति का था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यश पाल ने क्या देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवाब साहब द्वारा बिना खीरा खाए डकार लेते देखकर। नवाब साहब द्वारा बिना खीरा खाए डकार लेते देखकर जो है यशपाल ने सोचा, जो निष्कर्ष निकाला यह है कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अभिशप्त कहानी का अंत कैसा है? अभिशप्त कहानी जो है तो इसका अंत कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र और सीता अलग हो जाते हैं और इन्हीं से जो है अभिशप्त कहानी का अंत हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का क्या कारण है? तो मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु के कारण जो है परिंदे कहानी के अनुसार लतिका का निराश मनस्थिति का कारण बनते हैं। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, मेजर गिरीश नेगी की आकस्मिक मृत्यु। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वापसी किसकी रचना है? वापसी जो कहानी है यह किसकी रचना है? तो उषा प्रियमदा की रचना है। वापसी कहानी के लेखक उषा प्रियमदा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग
शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। बी पर कहा गया कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ है। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। ऑप्शन डी पर कहा गया है कि जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाट्यकार द्वारा किया गया है। या ई पर है कि भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासा की संज्ञा दी। नीचे दी गई विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये भी जो है फ्रेंड्स सवाल है कूट वाला है, तो फ्रेंड्स आपको कूट वाले सवाल को जो है अच्छी तरह से याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल बी डी और ई। केवल जो है बी और इसके बाद डी और ई ये कथन जो है सही है। आपको बी डी और याद रखना है कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ, यह सही है। और इसके बाद डी पर है कि जागो जागो रे भाई गीत को राग चौरी गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाट्यकार द्वारा किया गया है, ये भी सही है। और भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासा की संज्ञा दी, तो बी डी और ये आपका जो कथन है सही है, बी डी ई सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है। फ्रेंड्स यानी इस सवाल से फ्रेंड्स आपको यह आकलन करना चाहिए कि आपको जो है प्रत्येक रचनाकार की जो रचनाएं हैं तो उनका ईस्वी भी आपको याद करना है कि किस रचना का जो है किस ईस्वी में रचना किया गया यानी प्रकाशन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 4 भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। ये जो है भारतेंदु नाटक का सही क्रम है। पहले भारत दुर्दशा, इसके बाद आया नील देवी, इसके बाद अंधेर नगरी और इसके बाद जो है सती प्रताप आया है। तो आपको रचनाकारों के रचना काल का क्रम भी याद रखना है ईस्वी के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोमा और मंदाकिनी जयशंकर प्रसाद के किस ऐतिहासिक नाटक का पात्र है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है कोमा और मंदाकिनी और जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यह कसक अरे आंसू सहजा शीतलता फैलता बहाजा गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन गाता है। यह गीत जो है कि यह कसक अरे आंसू सहजा शीतलता फैलाता बहाजा गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत को कौन गाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंदाकिनी। इस गीत को मंदाकिनी गाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आधे अधूरे जो है किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स आधे अधूरे एक प्रकार का क्या है, तो आधे अधूरे नाटक है जिनके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। आपको ये बात भी याद रखना है कि आधे अधूरे जो है इनके नाटक है और आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय जो है क्या माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1700 से 1900 सन तक जो है रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का समय माना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। बिंबवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिंट को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन सही है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में लिखा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र जो है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अर्धकथा किसकी आत्मकथा है। अर्धकथा किसकी आत्मकथा है, तो नागेंद्र की। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा नागेंद्र की। अर्धकथा जो है नागेंद्र की आत्मकथा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए वाक्य में रेखांकित अंश में कारक क्या है। तो मोहन ने सोहन को, ये जो फ्रेंड्स सोहन को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसका तो इसमें अंक कौन सा कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संप्रदान कारक। इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है सोहन को पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कारक और विभक्ति का कौन सा युग असंगत है। कर्ता ने कर्म से दिया है संप्रदान को अधिकरण पर, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जो कि असंगत है। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है से नहीं होता है, कर्म का कारक चिन्ह जो है कारक चिन्ह को होता है, इसलिए आंसर हो गया आपका 2 कर्म को, जो कि ये असंगत है से दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देवगंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम क्या है। तो यहाँ गंगा फ्रेंड्स हिमालय से, तो क्या कारक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। क्योंकि फ्रेंड्स से जो है से कारक चिन्ह होता है, एक होता है करण कारक का, और इसके बाद करण का भी होता है से, और इसके बाद जो होता है करण से भी हो गया, और एक होता है आपका अपादान का भी होता है से। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स
हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर बिछड़ने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, अपादान का से प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। आपको ये वर्ड भी याद रखना है कि देव गंगा जो है हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा प्रयुक्त कारक है, तो अपादान कारक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनमाना। मनमाना जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है, जबकि दिनों दिन, हर रोज, यथाक्रम ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। राज्यसभा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजकुमार, यज्ञ, देव, वेदी, आजन्म या ग्रामवासी। इसके आंसर हो जाएगा आजन्म। आजन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अच्छी तरह याद रखना। गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कष्ट सहने पर उतारू होने पर कष्ट का डर नहीं रहता, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कि कष्ट सहने पर उतारू होने पर कष्ट का डर नहीं रहता, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति हो जाएगा ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है, यानी आपको अशुद्ध कथन का चयन करना है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक जो है फ्रेंड्स अशुद्ध है। तो जो सही है हम उसे देख लेते हैं। तो मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, मांगी हुई वस्तु में कमी नहीं देखना चाहिए, ये सही है। जबकि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, इसका अर्थ हो गया कि महंगी वस्तु केवल खरीदते समय कष्ट देती है पर सस्ती चीज़ हमेशा कष्ट होती है, ये भी मतलब शुद्ध है। मोहरों की लूट कोयले पर छाप, मतलब मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है। तो आपका 2, 3 और 4 जो है सही है, जबकि एक कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण के भेद बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसका 4 आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में जो कुछ है, कुछ का मतलब क्या, हम लोग को निश्चित नहीं है कि कितने लड़के गए हैं, इसलिए ये अनिश्चित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलस्य शब्द का जो विशेषण क्या है, तो आलसी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा है, यानी फ्रेंड्स आपको संज्ञा से भी सवाल देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रोध। क्रोध जो है संज्ञा वर्ड है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, सोना, मनुष्य, गंगा या पर्वत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा। गंगा जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तुम्हारी विद्वता की सब प्रशंसा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित जो पद है यह क्या है, तुम्हारी विद्वता की सब प्रशंसा, यानी प्रशंसा जो है फ्रेंड्स यह कौन सा पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा। प्रशंसा जो है यह संज्ञा वर्ड है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि रेखांकित वाक्यांश प्रयुक्त विशेषण इनमें से किस श्रेणी में आता है। इस अखबार का पहला पन्ना कहाँ है, पहला जो है यह क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है। पहला बोल दिया फ्रेंड्स क्योंकि पहला आ गया, यहाँ पर संख्या का बात हुआ है तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निकट की वस्तुओं को संबोधित करने हेतु किस निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, निकट की वस्तुओं को संबोधित करने हेतु, इसका आंसर हो जाएगा यह है। जैसे कि हम पूछेंगे कि संबोधित करने हेतु निश्चयवाचक सर्वनाम कि निकटतम वस्तु की यह पुस्तक किसकी है, इसके बाद यह कौन है, तो इसमें किस का प्रयोग करेंगे, तो यह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वाक्य प्रकाश, वाक्य जो है कि प्रकाश खाना खा चुका है, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो संयुक्त क्रिया, ये जो है प्रकाश खाना खा चुका है यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, जागना, खाना, बोलना या जिताना, इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा जिताना। जिताना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, जबकि जागना, खाना और बोलना ये सिर्फ क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया जिताना। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
वाक्य जो है कि सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्विकर्मक क्रिया। सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, यह जो है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे, उसके, हमें या आपके? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसके जो है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया आपका उसके। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है उसके। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो 100 MCQ टेस्ट था यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपके 100 सवाल में से जो है कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आपका कमेंट का मुझे इंतजार है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपके 65 से 70 सवाल भी सही हुए हैं तो आपकी जो पेपर 2 हिंदी की तैयारी है बहुत अच्छी है। तो आप